यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे हायर एजुकेशन में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने 3 जो है वो कमीशन पढ़े थे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो सबसे पहला हम लोगों ने जो है वो पढ़ा राधा कृष्ण कमीशन, ओके, और उसके बाद में हमने जो है वो पढ़ा मुतालियर कमीशन। तो 2 कमीशन और साथ में एक हमने जो है वो पढ़ा अपना कमेटी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो 3 कमीशन ऑलरेडी अभी हम लोग जो है वो कर चुके हैं किसका, पोस्ट इंडिपेंडेंस का। तो लेक्चर नंबर जो 7 था उसके अंदर 3 कमीशन हमने पढ़े थे। सबसे पहला जो कमीशन था मतलब आजादी के बाद में 1947 के बाद में अपने एजुकेशन सेक्टर के लिए जो है वो कौन कौन से कमीशन सेटअप किए गए, क्या क्या रिकमेंडेशन दी उन कमीशन ने, क्या क्या सुधार किए गए एजुकेशन में, उसको हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें सबसे पहले मतलब 1947 के अंदर देश आजाद हुआ और 1948 में सबसे पहला जो कमीशन सेटअप किया गया उसका नाम था आपका राधा कृष्ण कमीशन। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राधा कृष्ण कमीशन की अगर बात करते हैं तो इसका अल्टरनेट जो नेम है वो है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ये अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला कमीशन था। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें जो रिकमेंडेशन दिया था वो क्या क्या था, सबसे पहले तो ये बोला कि हम यूजीसी को सेटअप करेंगे, दूसरा वीसी को अपॉइंट करेंगे 5 साल के लिए यूनिवर्सिटी में, फिर आईयूबी बनाएंगे, बोले तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाएंगे जिसमें मतलब पूरे देश में जो भी यूनिवर्सिटीज है वो उसकी क्या होंगी, मेंबर होंगी। अच्छा, इसके बाद में फिर एजुकेशन रिसर्च काउंसिल को हम एस्टेब्लिश करेंगे। फिर हर स्टेट में कम से कम एक जो है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो होनी चाहिए। फिर वुमेन्स को भी सेम अमेनिटीज प्रोवाइड करेंगे, सेम एजुकेशन लेवल पे लेके जाएंगे जो मेंस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को जो है वो मतलब बच्चों को जो है बेसिकली हम लोग जो है वो रोजगार के लिए तैयार कर पाए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। और डिग्री ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज जो है उसके लिए ये बोल दिया कि आप गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपने जाना है तो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ऐसा जरूरी, मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री होना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें जो मेन चीज थी वो था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसके अंदर ये बोला गया था कि 3 लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो है वो बच्चे को पढ़ाएंगे। एक होगा रीजनल लैंग्वेज, एक होगा आपका स्टेट जिस स्टेट में बच्चा रह रहा है उस स्टेट की लैंग्वेज, और एक है अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगला जो कमीशन है वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये आपका एलएस मुतालियर इसके चेयरमैन थे और ये कमीशन को सेटअप किया गया था क्या करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो अपने स्कूल एजुकेशन है उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग है, उसमें बहुत जो है वो सुधार की जरूरत है। तो उसमें क्या क्या किस किस एरिया में हम लोग जाके जो सुधार करें, तो उसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो दिया किसने, आपके मुतालियर कमीशन ने, जिसको बोलता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब इसके अंदर हमने जो बात किया था वो ये देखा था, सबसे पहले हम डाइवर्सिफाई करेंगे करिकुलम को, स्कूल के अंदर जो करिकुलम है जो सिलेबस है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि उसको मोर इंटरेस्टिंग जो है वो बनाया जा सके, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट लेवल जो है वो करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच में जो है एक कड़ी का काम करेगा, ठीक है। 3 टायर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो आप यहां पे अपने को जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहां पे डीपर एकेडमी और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। फिर जो राधाकृष्ण कमीशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात किया गया था तो इसने भी उसको जो है वो क्या किया, एडवोकेट किया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली ये बोलते हैं कि क्या रहेगा, मदर टंग रहेगा। बाकी कुछ और चीजें भी इसके अंदर जो है वो बताई गई थी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कौन सा, मुतालियर कमीशन। इसके बाद फिर एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई जिसको बोलते हैं कमेटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कमेटी को बेसिकली बनाया गया था और ये देखने के लिए कि क्या एजुकेशन जो है बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब एजुकेशन किस तरीके से जो है बच्चे को अपने आप को समझने में और दूसरों को समझने में जो है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो उसके लिए कमेटी एस्टेब्लिश किया, कमेटी का नाम था कमेटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यहां तक का काम हमने कर लिया था। अब आज हम लोग जो है वो 4-5 नई कमेटी को जो है वो पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले वुमेन एजुकेशन से। तो यहां पे ना ये हंसा मेहता कमेटी जो है वो दे रखी है, लेकिन हंसा मेहता कमेटी से पहले जो है वो एक दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो है वो बैठी थी, ठीक है। इसका अल्टरनेट जो नाम है वो था आपका नेशनल कमेटी ऑन किस पे, वुमेन एजुकेशन। एक कमेटी, एक काउंसिल बनाया गया था जो किसके लिए था, वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1958 में, उसके बाद फिर इस कमेटी ने जो है वो हंसा मेहता कमेटी को जो है वो क्या किया था, बनाया था। ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहले दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। आजाद भारत में वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है, वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे पहली कमेटी जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1958 में किया गया था, जिसका नाम था दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। ये इसको नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन भी बोलते हैं। ये जो कमेटी थी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, आओ पढ़ते हैं एक बार।
द मेन ऑब्जेक्टिव, पहले तो चेयरपर्सन इसके कौन कौन थे, तो दुर्गाबाई देशमुख जो है वो उसकी चेयरपर्सन थी। अब इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस कमेटी का वो था आइडेंटिफाई करना द चैलेंजेस एंड बैरियर जो हिंडर कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है किसमें, वुमेन एजुकेशन में। तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, इसको नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन बोलते हैं। इस कमेटी का जो मेन एम था वो ये देखना कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वुमेन एजुकेशन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, मतलब वुमेन एजुकेशन इंपार्ट करने में कौन कौन से ऐसे बैरियर, कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं। तो उसके लिए एक कमेटी एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। अब इस कमेटी में कुछ बातें बोली गई, क्या, सबसे पहले बोला गया हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो दी गई किसको, कि हम पैरिटी एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड ए बोल्ड एंड डिटरमिन्ड एफर्ट जो है उठाएगी कौन, गवर्नमेंट, ताकि मतलब सबको समान अधिकार जो है वो मिले शिक्षा का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फिर को एजुकेशन जो है वो होगी, मतलब लड़के लड़की जो है वो एक साथ जो है वो पढ़े अप टू मिडिल स्कूल तक, बट सेपरेट इंस्टीट्यूशन जो बनाएंगे किसके लिए, गर्ल्स के लिए, हाई स्कूल में, हाई स्कूल स्टेज पे, जहां पे मोर डाइवर्सिफाइड करिकुलम जो है जो ओनली लड़कियों को ही सूट करे, जैसे होम साइंस हो गया, तो ये सब्जेक्ट जो है वो लड़कियों को सूट करते हैं, तो उनके लिए वो हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। इस कमेटी में ऐसा बोला गया। फिर एडिक्वेट प्रोविजन हम बनाएंगे किसके लिए, मदर्स के लिए, आगे ट्रेनिंग ऑफ वुमेन टीचर्स के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी फॉर द एडल्ट वुमेन, ताकि औरतों को भी पढ़ाएं, जिससे वो घर में अगर वो शिक्षित होंगी तो वो अपने बच्चों को भी जो है वो क्या करेंगे, पढ़ाई के लिए अग्रसर करेंगी, ठीक है ना। तो ये कमेटी एस्टेब्लिश किया गया जो सबसे पहले वुमेन एजुकेशन की जिसने बात करी आजाद भारत के अंदर 1958 के अंदर एक कमेटी थी, कमेटी का नाम था दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, या इसको नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन भी बोलते हैं, या नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन भी बोलते हैं। अब ये जो कमेटी थी इसने एक नई कमेटी एस्टेब्लिश करवाई जिसको बोलते हैं हंसा मेहता कमेटी। अब आप उसको देखते हैं, देखो हंसा मेहता कमेटी ये कब बनी, 1962 में। तो अब पहली बात है ये कमेटी को अपॉइंट जो करा वो किसने किया, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन ने। तो बट ऑब्वियस है कि ये किसकी बात करेगा, वुमेन एजुकेशन की बात करेगी। ये कमेटी भी किसके लिए थी, वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हंसा मेहता जो है ये श्रीमती हंसा जीवराज मेहता जी थे, ठीक है। तो उनको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन के तौर पे, ठीक है। और उनको अपॉइंट किसने किया, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन में। ये जो कमेटी थी इसका मेन एम जो है वो क्या था, इसका मेन एम था एग्जामिन करना डिफरेंशिएशन। हम यहां पे जो है वो डिफरेंस को एग्जामिन करेंगे ऑफ द करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये इसका जो मेन एम था। अब ये जो हंसा मेहता कमेटी थी इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्टेज को एजुकेशन, मतलब जो प्राइमरी स्टेज होगी ना, ठीक है, तो वहां पे बच्चे जो है वो वहां पे क्या होगा, को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ जो है वो बैठ के पढ़ेंगे। तो एनकरेज करेंगे को एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल टू अलाउ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स टू लर्न टुगेदर, प्रोमोटिंग इक्वालिटी फ्रॉम ए यंग एज, ठीक है। दूसरा सेपरेट स्कूल बनाएंगे किसके लिए, गर्ल्स के लिए। ऐसे एरिया विद जहां पे सफिशिएंट डिमांड हो तो स्टार्ट करेंगे सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स एट द प्राइमरी और मिडिल स्कूल लेवल, एंश्योर करने के लिए कि एजुकेशनल नीड जो है वो इफेक्टिव तरीके से मेट आउट की जा सके। फिर चॉइस होगी सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन में। अब यहां पे जो है वो पेरेंट्स को एक चॉइस दिया जाएगा कि अगर वो चाहें तो वो अपनी लड़कियों को जो है को-एड में भी डाल सकते हैं, मतलब को एजुकेशन में भी, या उनके लिए सेपरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब स्पेशल गर्ल्स कॉलेज हो गया लड़कियों के लिए, गर्ल्स स्कूल हो गया लड़कियों के लिए, उसको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। एट द सेकेंडरी एंड द कॉलेज लेवल बोथ सेपरेट एंड को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। पेरेंट्स शुड हैव द ऑप्शन, पेरेंट्स के पास में ऑप्शन होना चाहिए कि वो चूज करें द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट बेस्ट सूट देयर डॉटर नीड। फिर एम्फेसिस किया जाएगा साइंस एंड मैथमेटिक्स पे, ओनली होम साइंस पे फोकस ना करके अब हम क्या करेंगे, लड़कियों को जो है प्रेरित करेंगे कि वो साइंस और मैथ्स के अंदर भी जो है वो क्या करें, एंटर करें। एनकरेज करेंगे गर्ल्स को कि वो परस्यू करें स्टडी इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स ड्यूरिंग देयर हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप एंड प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी इन दीज फील्ड। फिर होम साइंस एजुकेशन तो बोलते हैं रिकॉग्नाइज करेंगे होम साइंस को एज ए वैल्यूएबल सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स एट द सेकेंडरी हायर लेवल, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल जो है वो लड़कियों को सिखाएंगे जो यूजफुल होंगी इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फिर वुमेन्स टीचर जो है उनको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जो नंबर ऑफ वुमेन टीचर्स हैं जो पहले कम थे उनको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ वुमेन टीचर शुड बी इंक्रीज इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज, जहां पे गर्ल्स जो है वो क्या एडमिट है। आगे सपोर्ट फैसिलिटी देंगे किसको, गर्ल्स को। तो गर्ल्स को पढ़ाई करने के लिए जो उनको स्कॉलरशिप हो गया, फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टाइपेंड हो गया, ये सब हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। कॉमन करिकुलम तो बोलता है इंप्लीमेंट करेंगे कॉमन करिकुलम फॉर दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एट द प्राइमरी एंड द मिडिल स्कूल स्टेज, ये इंश्योर करने के लिए कि यूनिफॉर्म लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो प्राप्त
किया जा सके। फिर वुमेन्स को हम टेक्स्ट बुक कमेटी के अंदर लेके आएंगे, जो करिकुलम बनाती है ना, तो उसके अंदर जो है उस कमेटी के अंदर हम जो है वुमेन्स को भी लेके आएंगे ताकि उनकी भी बात को सुनवाई हो सके। एंश्योर करेंगे दैट वुमेन हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द टेक्स्ट बुक कमेटी टू इन्फ्लुएंस द कंटेंट एंड मेक इट मोर इंक्लूसिव। आगे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो भी टाइम टू टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी हंसा मेहता कमेटी। तो इसको हंसा मेहता कमेटी इसको एस्टेब्लिश किसने किया, इसको एस्टेब्लिश किया जी आपका, इसको अपॉइंट किसने किया, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन ने। इसकी जो लीडरशिप थी वो कौन थे, वो थे श्रीमती हंसा जीवराज मेहता। ठीक है, मेन एम क्या था, वुमेन एजुकेशन को एम्पावरमेंट करनी है अपने को। ठीक है, इसके बाद वुमेन एजुकेशन के लिए एक कमेटी और भी थी, उसका नाम था भक्त वत्सलम कमेटी रिपोर्ट। ठीक है ना, ये भक्त वत्सलम कमेटी जो थी इसको अपॉइंट किया किसने, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन में अंडर द चेयरमैन ऑफ मिस्टर एम भक्त वत्सलम इन 1963। मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, इन्वेस्टिगेट करो कि क्यों पब्लिक जो बॉडीज हैं या गवर्नमेंट का सपोर्ट अपने को क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट या जो बेसिकली पब्लिक सपोर्ट जो है वो क्यों नहीं मिल रहा, इस चीज को क्या करो, एग्जामिन करो ताकि अपने को कारण पता चले, ताकि हम उसके ऊपर जो है काम कर पाए। तो ये जो कमेटी थी वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इन्वेस्टिगेट, यहां इसका जो इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इन्वेस्टिगेट करना, व्हाई देयर वाज ए लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली इन द रूरल एरिया, कि पब्लिक सपोर्ट जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, वुमेन एजुकेशन के लिए। तो उस कमेटी को सेटअप किया गया। ठीक है, उसका नाम था भक्त वत्सलम कमेटी रिपोर्ट। इसके बाद में फिर एक कमीशन आया 1960 के अंदर, उसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जब पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी थी तो उसके अंदर जो है वो शिक्षा को भी जो है उसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये जो कमीशन है ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द इंस्पिरेशन ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू विद द फोकस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। मेन फोकस क्या था, नेशनल डेवलपमेंट। और अगर आपको नेशनल डेवलपमेंट करना है तो इसके अंदर कई सारे जो है वो शिक्षा को लेकर के जो है वो कई सारे अभियान भी चलाए गए, जैसे एसएसए सर्व शिक्षा अभियान हो गया, एडल्ट एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, टीचर एजुकेशन हो गया, ये सब। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू अटेन द पर्पस, मतलब जो अपना ऑब्जेक्टिव था उसको अटेन करने के लिए द कमीशन फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो ये था आपका प्लानिंग कमीशन, ज्यादा अपने काम का नहीं है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964, जिसको बोलते हैं कोठारी कमीशन। क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन। तो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो सबसे पहला था राधाकृष्णन कमीशन, फिर मुदालियर, और तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, पढ़ के सारे ही जाने हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा भक्त वत्सलम हो गया। ठीक है, ये दुर्गाबाई देशमुख हो गया। ठीक है, या आपका हंसा मेहता कमेटी हो गया, ये सब पढ़ के जाने हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आया जी कौन सा, कोठारी एजुकेशन कमीशन, जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कमीशन है ये इसकी कुछ रिकमेंडेशन थी जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे इसके, जो कोठारी कमीशन थे इसके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, कोठारी कमीशन को जब एस्टेब्लिश किया तो इसके पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एजुकेशन सेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोठारी एजुकेशन कमीशन इज एग्जामिन करना डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये जो कमीशन था इसको सेटअप किया गया 1964 में, 1964 में इस कमीशन को बनाया, और इसने अपना रिपोर्ट जो है वो दिया कब, 1966 में। रिकमेंडेशन जो थी कोठारी कमीशन की वो बेसिकली एक बेस बनी, जिसके बेस पर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जो है वो क्या की गई, एस्टेब्लिश किया गया। तो आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की आई थी उसके पीछे का जो बेस था वो था आपका कौन सा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी, कुछ सुझाव थे, उन सुझाव को ध्यान में रखते हुए हमने एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो है वो क्या करी, बनाई। ठीक है, इसका जो मोटो था वो था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब पहले इसके जो है वो रिकमेंडेशन बढ़ाता हूं एक एक करके। सबसे पहला 10+2+3 पैटर्न हम लेके आएंगे। 10 साल की स्कूलिंग होगी, 2 साल का जो है वो हायर एजुकेशन, और 3 साल का जो है वो क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट। तो सबसे पहले जो है वो इसने रिकमेंडेशन दिया कि हम 10+2+3 पैटर्न को ऑप्ट करेंगे। 10 साल की स्कूलिंग, 2 साल की हायर एजुकेशन और 3 साल की अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, फिर एसबीटी एस्टेब्लिश करेंगे स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, जो बेसिकली जो है वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में और टीचर एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करने में क्या करेगा, काम करेगा। तो ये बेसिकली ओवरसी करेगा टीचर एजुकेशन को एंड मेंटेन करेगा स्टैंडर्ड। फिर हम जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नाम पढ़ के जाना। फिर एस्टेब्लिश किया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, कुछ डेमो स्कूल बनाएंगे। ठीक है,
वो डेमो स्कूल बेसिकली जो है बाकी स्कूलों को जो है वो हम बताएंगे कि इस तरीके से आपको स्कूल को जो है वो क्या करना है, चलाना है। तो डेमो स्कूल जो है वो एक मॉडल स्कूल की तरह होगा जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा बेस्ट प्रैक्टिस इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में आपको क्या पॉलिसी ऑप्ट करनी है, तो वो बताएगा कौन, डेमो स्कूल। फिर नेशनल टीचर सिलेक्शन जो है वो होगा, मतलब फॉर रिक्रूटिंग टीचर टू एंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को एंश्योर करने के लिए जो है हम क्या करेंगे कि नेशनल टीचर सिलेक्शन जो है एक कमेटी जो है बनाएंगे, ठीक है, ताकि जो टीचर है उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जा सके। आगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सपेंशन तो हायर एजुकेशन, ठीक है, पहले बहुत सारे कॉलेजेस जो है धड़ाधड़ खुलने लगे, तो जिससे हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही डाउनग्रेड हो गई, तो अब उसके ऊपर हम थोड़ी क्या करेंगे, रोकथाम लगाएंगे ताकि एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किए जा सके। ऑटोनॉमी देंगे किसको, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अपने आप में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ओके, तो उनको ऑटोनॉमी देंगे कि वो अपने हिसाब से जो अपनी वर्किंग कर पाए। डेवलपमेंट करेंगे सीनियर यूनिवर्सिटी का, ताकि रिसर्च एंड एजुकेशन रोल जो है वो एनहांस किया जा सके। क्लस्टर बनाएंगे किसका, एडवांस सेंटर का। एस्टेब्लिश करेंगे 6 मेजर यूनिवर्सिटी। इंप्रूव करेंगे लेक्चर क्वालिटी को। एलोकेट करेंगे 6% पैसा ऑफ जीडीपी किस पे, शिक्षा पे। तो पहली बार ये बोला गया कि हम मतलब शिक्षा के ऊपर जो है वो 6% पैसा जो है वो अपने को, मतलब कम से कम टोटल जो जीडीपी है उसका 6% अपने को खर्च करना चाहिए किस पे, शिक्षा पे, ठीक है। फिर हाई प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी किसको, साइंस एजुकेशन को। एडॉप्ट करेंगे मैन पावर अप्रोच, ठीक है, ताकि मतलब बेसिकली मैन पावर अप्रोच को एडॉप्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो जॉब है वैसी ही पढ़ाई हम लोग जो स्कूल के अंदर और कॉलेजेस के अंदर करवाए, ताकि बच्चों को निकलते ही जो है जॉब मिल जाए। मैच करेंगे एजुकेशन विद द जॉब मार्केट नीड, एंश्योर स्टूडेंट गेन स्किल दैट मीट वर्क फोर्स डिमांड एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो भी करवाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है वो फैक्ट्री फुक्ट्री में रोजगार मिल सके। फिर फ्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को लिए यूनिवर्सल और फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें भी जो है उसको क्या किया, एडवोकेट किया। एक तो आपका लोकल लैंग्वेज, एक हो गया स्टेट का और एक कौन सा, हिंदी, ठीक है। फिर की जो कोड थे कोठारी कमीशन के वो 2 थे। सबसे पहला इन्होंने मतलब कोठारी कमीशन में 2 मेन बात थी जो उठी और उस पर सभी लोगों ने ध्यान दिया। सबसे पहली बात तो ये थी, ये बोलते हैं कि डेस्टिनी जो है इंडिया की, मतलब इंडिया का जो फ्यूचर है या इंडिया की जो किस्मत है ना, वो शेप होती है इन हर क्लासरूम, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्कूली शिक्षा या बेसिकली शिक्षा जितनी बढ़िया होगी तो उतना ही देश का भविष्य जो है वो भी क्या होगा, बढ़िया होगा। और दूसरा ये बोला गया, इट इज ऑब्वियस दैट इफ हायर एजुकेशन इज नॉट रेडिकली इंप्रूव, बोलता है ये बिल्कुल लाजमी है, अगर हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर इंप्रूव नहीं हुई, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे टेक्निकल प्रोग्रेस, हमारा इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड और सोशल एडवांस विद ऑल बी मोस्ट सीरियसली हैंडीकैप, तो सब चीजें जो है वो क्या हो जाएंगे, हैंडीकैप हो जाएंगे, बेसिकली सब चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके की कोड्स थे किसके, कोठारी कमीशन के। अब आओ थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं इसके बारे में, कोठारी कमीशन के बारे में। ये जो कमीशन था उसने डील किया विद ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे वोकेशनल हो। फिर 10+2+3 का फॉर्मेट जो है इसने क्या किया, ऑप्ट किया, ठीक है, हमने देख लिया। इसमें यह बोला गया कि हम शिक्षा के ऊपर खर्चा जो है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू रीच ए लेवल ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। फिर द नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। गोल जो था वो क्या था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हम क्या करें, प्रोवाइड करें। इसमें रिकमेंड किया गया फॉर एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर टू अलाउ देम पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडी एंड रिसर्च, की जो टीचर है वो अपने रिसर्च को जो पब्लिश कर पाए। कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया द नीड फॉर द प्रोविजन ऑफ लेबोरेटरी, कमीशन बोला कि अपने जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए टीचर का एंड अदर स्टाफ एज द पैरामीटर टू डिसाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी एडमिट टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसमें रिकमेंड किया कि हम अप्रोच करेंगे क्लस्टर ऑफ सेंटर को टू प्रमोट द रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर with a view to accelerate the growth of the national economy, science education research should receive high priority. Science and mathematics should be an integral part of the general education till the end of the school stage. तो ये सब जो है वो क्या ही रिकमेंडेशन आई, ठीक है, किसमें, कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन को एस्टेब्लिश किया 1964 में, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी 1966 में। इसकी रिकमेंडेशन के बेस पर फिर अब हम लोगों ने जो है वो क्या कर दिया, ध्यान देना, फिर इसके बेस पर जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब जो आपने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 एस्टेब्लिश करी, इसका जो एम था वो क्या था, पहले उसको पढ़ते हैं। द गोल ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी का जो मेन गोल था वो था हेल्प करना, डेवलप द नेशन। ये पॉलिसी बेसिकली जो है वो देश में जो है वो विकास में क्या करेगी, हेल्प करेगी। प्रमोट करेंगे शेयर्ड सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड कल्चर एंड एनहांस करेंगे नेशनल यूनिटी।
अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 थी, ये बेस थी किसके ऊपर? इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, बोले तो कोठारी कमीशन, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। पॉलिसी जो थी इसको हम बोलते हैं रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। इस पॉलिसी के अंदर जो है वो रेडिकल चेंजेस जो है वो किए गए और ये इक्वलाइज करेगी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब हर जगह पे शिक्षा पहुंचाएंगे ताकि पूरा देश जो है वो इंटीग्रेट हो पाए, एंड ग्रेटर कल्चर एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या क्या खास बात है? सबसे पहला, इंप्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें हम जो है वो हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है उनको क्या करेंगे? रेज करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर ध्यान देंगे ताकि लोग जो है जो रेगुलर शिक्षा नहीं ले सकते तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ें। टू मेक हायर एजुकेशन एक्सेसिबल टू मोर पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, थोरोली रिवैम्प करेंगे एंटायर एजुकेशन सिस्टम को, फोकस करेंगे किस पे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, एंड कल्टीवेट करेंगे मोरल वैल्यू, मतलब ये है वैल्यू एजुकेशन भी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी किसकी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। अब कुछ और दो बातें और हैं। इसका जो एम था वो था फुलफिल करना कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अपने भारत के संविधान में भी लिखा गया, ठीक है। फिर इसमें फोकस किया गया कि एजुकेशन नीड टू बी मैनेज इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगरस सीरियसनेस ऑफ पर्पस एंड ऑफ फ्रीडम एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब ये है, हमने जो फोकस किया वो किया क्या कि हम जो है एक ऐसा वातावरण जो है वो क्रिएट करें जो रिगरस सीरियसनेस हो, किसका? पर्पस, मतलब हमको जो है वो शिक्षा हम क्यों इंपार्ट कर रहे हैं उसका पर्पस अपने को पता होना चाहिए कि आखिर उसके पीछे का हमारा जो है वो रीजन क्या है, ठीक है। एंड ऑफ फ्रीडम एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करना ताकि देश के अंदर क्रिएटिविटी जो है उसको डेवलप किया जा सके, ताकि नई नई चीजें जो है वो निकल के आए। ये था आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। जब ये पॉलिसी आई तो अब तक जो है वो क्या था? शिक्षा के ऊपर काम करने का जो सारा राइट था वो था ओनली एंड ओनली किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब अपने को समझ में आया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देनी चाहिए कि वो भी अपने अपने राज्य के अंदर जो है वो शिक्षा को क्या करे, मतलब उसका उसमें सुधार करें, ठीक है। तो अब हमने जो है वो उनको अगर पावर देनी है तो हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान को भी हमने क्या किया? अमेंड किया, और अमेंड करके हमने क्या किया आओ देखते हैं। ट्रांसफर कर दिया एजुकेशन को टू द किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। देखो अपने संविधान के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या? अगर कोई मुद्दा यूनियन लिस्ट में आ गया तो इस पर कानून बनाने की पावर ओनली एंड ओनली किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। मतलब अगर पहले एजुकेशन यूनियन लिस्ट में थी तो इसका मतलब अब एजुकेशन के मुद्दे पे जो भी कानून बनाएगी, जो भी सब काम करेगी, कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये एजुकेशन का मुद्दा स्टेट लिस्ट में आ गया तो इसका मतलब इस पे कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर ये मुद्दा कंकरेंट लिस्ट में आ गया तो इसका मतलब अब दोनों के पास पावर होगी, सेंटर के पास भी, स्टेट के पास भी। तो पहले एजुकेशन थी यूनियन लिस्ट में, अब हमने जो है 1976 के अंदर एजुकेशन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। और कंकरेंट का मतलब ये है कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी जो है वो पावर दिया गया, उनको भी ऑटोनॉमी दिया कि आप भी अपने एंड पे जो है शिक्षा के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये क्या था? बोलता है ओरिजिनली शुरुआत में एजुकेशन वाज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुरुआत में एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ओनली किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट किया गया तो इसमें एजुकेशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट से जो है मूव होकर कहां चली गई? कंकरेंट में। इसका मतलब अब ये है कि अब दोनों गवर्नमेंट मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, वो कानून बना सकती है किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। अब ये जो अमेंडमेंट थी ये क्यों लाए? उसके पीछे रीजन था। सबसे पहला, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी हो, मतलब दिस चेंज हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट एंश्योर दैट एजुकेशन स्टैंडर्ड आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री व्हाइल स्टिल अलाउइंग स्टेट टू हैंडल लोकल एजुकेशनल इशू। दूसरा, अच्छा कोऑर्डिनेशन बने एंड रिसोर्स शेयरिंग जो है वो आपस में की जा सके। नाम आपको पढ़ने, बस ये बात ध्यान रखना। ये कब हुआ? 1976 में। तो 1976 में जो है वो क्या किया? एजुकेशन जो पहले किसमें था? यूनियन लिस्ट में था, उसको वहां से ट्रांसफर जो है वो करके वो किसमें डाल दिया? कंकरेंट में। अब एजुकेशन के ऊपर जो है वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकते हैं। अब ये हमने सबसे पहले पढ़ा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। अब इसके बाद 1985 के अंदर एक बजट आया, ठीक है। उस बजट के अंदर कुछ जो है रिकमेंडेशन दिया गया और फिर उसके बेस पर जो है 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आया जिसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986।
1986। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आइए। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वो रिजल्ट है किसका? ऑफ द रिव्यू विच इज डिस्कस एंड एडॉप्टेड ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ 1985 व्हेन राजीव गांधी इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो राजीव गांधी जब पीएम थे इंडिया के, ओके, तो उस टाइम पे 1985 के अंदर बजट आया। उस बजट को जब रिव्यू किया गया तो उस रिव्यू के बेस पर यह देखा गया कि यार शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए, और फिर हमने जो है वो नया एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है वो क्या किया? इशू किया। मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का वो था कि हम एस्टेब्लिश करेंगे एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इंप्लाई करेगा डेट ऑल द स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, रिलीजन का हो, ठीक है, उसको क्या मिले? शिक्षा मिले, ठीक है, वो उसको एक्सेस मिले किसका? एजुकेशन का, ऑफ द कंपेरेबल क्वालिटी, ठीक है। इसमें रिकमेंड किया गया कि हम स्टेट काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर जो है वो स्टेट काउंसिल जो है वो क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अब क्या क्या रिकमेंडेशन थी? सबसे पहला एक्सेस, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, कि हर बच्चे को जो है वो क्या करे? शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसके लिए बोला गया ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 आर एनरोल्ड इन स्कूल, ठीक है, उनको एनरोलमेंट करवाएं और साथ में उनको रिटेन भी करके रखें। आगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसको भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे? अब मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में नहीं आ सकते, स्कूल कॉलेज में रेगुलर जो है वो अटेंडेंस नहीं लगा सकते, तो उनको वो डिस्टेंस कोर्सेज से भी जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो सेटअप करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू अटेंड द फॉर्मल स्कूल। फिर नवोदय विद्यालय वो जो है वो हम ओपन करेंगे ताकि हर मतलब जो है गांव में जाके वहां पे भी जो स्कूल शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा सके। फिर 10+2+3 पैटर्न को इसमें भी जो हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे एंड प्रमोट करेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 में एक सबसे पहले लोकल लैंग्वेज, फिर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, और फिर कौन सी? हिंदी। कुछ और बातें आओ। सबसे पहले क्या? एजुकेशन डेवलप मैन पावर फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एजुकेशन जो डेवलप करेगी मैन पावर, किसके लिए? फॉर डिफरेंट लेवल के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जो अपने को मैन पावर चाहिए, तो वो मैन पावर तैयार कौन करेगी? एजुकेशन। ये इसका मेन एम था। दूसरा, इसमें भी 10+2+3 स्ट्रक्चर को जो है वो क्या किया गया? फोकस किया गया। इट ऑल्सो रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर द हायर एजुकेशन इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट and education in science and technology. Special measure will be taken to establish network arrangement between the different institutions in the country to pool their resource and participate in the project of the national importance. ठीक है। फिर ऑटोनोमस कॉलेजेस जो है उनको भी हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे लार्ज नंबर में। फिर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाएंगे, ठीक है। द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम शुड बी इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर एजुकेशन एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग द एजुकेशन। मतलब ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि दूर दराज के एरिया में जो लोग रेगुलर कॉलेजेस या स्कूल अटेंड नहीं कर सकते उन तक भी शिक्षा पहुंचाई जा सके। फिर एफर्ट्स आर मेड टू इंट्रोड्यूस योगा, हम जो है वो योगा को हर स्कूल में जो है वो लेके आएंगे। एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, इंडिजिनस ट्रेडिशनल गेम विल बी एम्फेसाइज। तो ये था आपका 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब ये जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है तो इसके अंदर कुछ बॉडी का एस्टेब्लिश किया गया, वो क्या क्या थी आओ देख लेते हैं। अथॉरिटी जो एस्टेब्लिश की गई एनपीई 1986 में, ठीक है, वो क्या थी? सबसे पहला DIET बोलते हो हम, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे जो एनहांस करेगा टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जो है वो डाइट बनाएंगे। डाइट का मतलब जो है वो क्या? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। दूसरा, एस्टेब्लिश करेंगे स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। ये याद करिए ना, 1986 की पॉलिसी के अंदर जो है वो ये मुद्दा उठा कि हर स्टेट के अंदर जो है वो क्या करेंगे? स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन हम क्या करेंगे? एस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद एस्टेब्लिश करेंगे किसको? नैक को, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बेसिकली असेस करेगी एंड एक्रेडिट करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी कॉलेजेस हैं उनको ये क्या करेगा? उनका असेसमेंट करके उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगा ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेंटेन की जा सके, ठीक है। NAAC was given statutory status to ensure its authority and effectiveness in maintaining the education quality standard. तो ये 3 बॉडी थी जो एस्टेब्लिश हुई किसमें? एनपीई 1986 में। एक था एस्टेब्लिश करेंगे डाइट को, दूसरा था एस्टेब्लिश करेंगे स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, और एक था एस्टेब्लिश करेंगे किसको? NAAC को। ओके जी सर। चलो आज हम लोगों ने जो है वो क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से देख लें। सबसे पहले तो आज हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है, कहां गया अभी?
हंसा मेहता कमेटी से पहले ये दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, जिसको बोलते हैं नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। इसके बेस पर फिर हमने पढ़ी कौन सी, हंसा मेहता कमेटी, ये भी वुमेन एजुकेशन के लिए। फिर इसके बाद जो है भक्त वत्सलम कमेटी हमने पढ़ लिया, ये भी वुमेन एजुकेशन के लिए। फिर प्लानिंग कमीशन, ज्यादा अपने काम का नहीं। फिर सबसे मेन कौन सा, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, 10+2+3 फॉर्मूला, ये सब इसने कोठारी कमीशन दिया। फिर कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर जो है एनपीई 1968 जो है वो क्या करी, एस्टेब्लिश करी। तो 1968 के अंदर जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो आई, ठीक है, एनपीई, ठीक है, जिसमें शिक्षा के अंदर जो है हमने क्या किया, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग करा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कुछ रिकमेंडेशन था वो हमने देख लिया। फिर अब हमने 1976 के अंदर जो है वो क्या किया, हमने ट्रांसफर किया एजुकेशन को, कहां, कंकरेंट लिस्ट में। पहले वो किसके अंदर थी, आपका यूनियन लिस्ट में, बोल दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में राइट था, अब हमने उसको भेज दिया कहां, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद में आई 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो 1985 के अंदर बजट आया, बजट के ऊपर जब बजट की प्रस्तावना जब की जा रही थी, तो फिर उसके बेस पर हमने जो है वो क्या किया, नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एस्टेब्लिश करी 1986 में, ठीक है। अब इसकी क्या रिकमेंडेशन थी वो हमने देख लिया। मेन चीज ये जो आपका एनपी 1986 है, इसमें 3 बॉडी जो है वो 3 नए इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। एक था एस्टेब्लिश किया गया डाइट को, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिश करेंगे। फिर एस्टेब्लिश किया स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, और हमने यहां पे एस्टेब्लिश किया किसको, नैक को, ओके जी सर। चलो ये कुछ एक कमेटी थी जो हमने आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो यहां से शुरू करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 से, ओके। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। 8 लेक्चर अपने अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। सारे यूट्यूब पे नहीं है, कुछ लेक्चर जो है वो अपने ऐप के ऊपर है। ऐप पे आपको सीक्वेंस के अंदर मिलेंगे, वो फ्री है। आपको बस सिंपली क्या करना है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पे जाइए। 1 रुपए के अंदर हमने पूरा का पूरा पेपर नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो वो जो बैच है 1 रुपीज वाला, उसको आप एनरोल करो, ओके। वहां पे आपको अभी तक जो 8 लेक्चर मैंने करवाया पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर आपको अरेंज हो जाएंगे। 2 यूनिट हमने चला रखे हैं, एक है आपका हायर एजुकेशन और एक है अपना डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उन सबके लेक्चर आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। तो उसको आप जरूर देख लेना। बाकी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं, ओके। तो उसके लिए भी हमारे बैचेस जो है वो चालू है। तो जो बच्चा जून 2025 में जो एंटीनेट का पेपर होना उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज जो है वो स्टार्ट है। तो अगर आप चाहें तो उसमें भी एनरोलमेंट अपना कर सकते हैं, ओके जी सर। चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।